होली स्पेशल कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त चुनावी राजनीति कितनी तेज, कितनी धीमी, कितनी ठंडी, कितनी गर्म, किस पार्टी के लिए टिकट बंटते जा रहे हैं, टिकट कटते भी जा रहे हैं। दूसरी पार्टियों से आए लोगों को भी धड़ाधड़ टिकट मिल रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को टिकट मिले हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब आपको दिखा रहा हूं एक सेलिब्रिटी की तस्वीर, नाम बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है। कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आखिरकार दे दिया। बहुत चर्चा थी कि कंगना रनौत को चुनाव लड़ना है, वो लड़ना चाहती हैं, क्या भाजपा उनको टिकट देगी। बहुत एक्टिव हैं ये, अदरवाइज आप इनको देखिए तो मुद्दों पर बोलती हैं और बहुत मुखर बोलती हैं। और इनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो सबसे पहले तब जाहिर हुआ था, आपको याद होगा, जब महाराष्ट्र में इनका उद्धव ठाकरे के साथ झगड़ा शुरू हुआ। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया था। और उस पर उस वक्त याद कीजिए, संजय राउत का बयान था, उखाड़ दिया। यह बयान दिया था संजय राउत ने, बाकायदा सामना की हेडलाइन लगाई थी, उखाड़ दिया। ये उखाड़ दिया। उस वक्त कंगना रनौत जो आग बबूला हुई थी, जिस तेवर में दिखाई दी थी, और इन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी थी और यह कहा था कि वक्त बदलेगा, बहुत जल्द बदलेगा। और जिस दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, उस दिन कंगना रनौत ने यही कहा था, मैंने कहा था वक्त बदलेगा। उद्धव ठाकरे को आज पता लग गया क्या होता है जब समय का चक्र पलटता है। तो कंगना रनौत को टिकट मिल गया है। अब देखिए इनके टिकट में सवाल यह है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जब राजनीति में उतरते हैं, इससे पहले बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स राजनीति में आए हैं। आज जितनी लोकप्रियता इनकी है, या जो स्टारडम कंगना रनौत का, इनसे बहुत बड़े सुपरस्टार राजनीति में आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, तब ये लोग सब आए थे जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, चरम देख चुके थे। लेकिन हर किसी का राजनीति में अवसान हुआ। बहुत सारे नाम और हैं। कंगना रनौत एक फाइटर की छवि रखती है। राजनीति में आने के बाद क्या वो छवि बरकरार रखेंगी? चुनावी राजनीति और जिस किस्म की बयानबाजी वो करती है, उसमें अंतर बहुत होता है। राजनीति एक बड़ा गंभीर विषय भी है। क्या कंगना रनौत वैसी गंभीर राजनेता बन पाएंगी? ये सब बातें होंगी। पहले आप जरा कंगना रनौत की बात सुनिए। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी उनसे ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनके जो एजेंडा होंगे, हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारण मानवीय तक पहुंचाएंगे इस प्रदेश में। और वो इतने लोकप्रिय हैं, हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। देखिए, कंगना रनौत के इस स्टेटमेंट के अंदर उनकी सूझबूझ, उनकी बुद्धिमत्ता झलक रही है। जब उन्होंने आकर में ये कहा, हम कुछ नहीं है, चुनाव जीतेंगे तो सब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले हैं, ये उनको एहसास है। और बड़ी बात ये वो कह रही हैं। देखिए, ये तो पहला प्रमाण है कि मतलब राजनीति की पहली जो वर्णमाला है उसमें वो निपुण है। क्योंकि कई बार लोगों को अहंकार होता है कि ये स्टारडम का अहंकार होता है। राजेश खन्ना का जैसे स्टारडम का अहंकार था, शत्रुघ्न सिन्हा का स्टारडम का अहंकार था। तो कम से कम वो अपने धरातल पे हैं कि वाकई बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार लोग जाते हैं और हार जाते हैं। और उन दिनों का हम लोग याद करते हैं जब हेमवती नंदन बहुगुणा के आगे अमिताभ बच्चन आ गए थे। तो हम लोग भी एक दूसरी दुनिया में थे। हम लोगों को कभी ऐसा लगा नहीं था कि हेमवती नंदन बहुगुणा हार जाएंगे। इतने बड़े लीडर और इतनी बड़ी रसूख, मतलब हम लोग तो बिहार में थे, बट वो सब ऐसे बड़े नाम थे। वो अलग ध्रुव तारा, अलग किस्म के वो सब
नेता थे, लेकिन वो हार गए चुनाव और बड़े अंतर अमिताभ से। बच्चन ने टर्म पूरा किया था कि नहीं? नहीं, टर्म पूरा वो नहीं बीच किया में था। पहले वो बीच इस्तीफा दे में दिया था। इस्तीफा दे दिया था। उनको तो बिल्कुल रास नहीं आई राजनीति। बहुत सारे राजनेताओं, मतलब जो फिल्म स्टार है उनको रास आई है, देखिए, जयललिता को रास आई है, एनटी रामाराव को रास एनटी रामाराव को आया, रास एनटी आई। रामाराव को दक्षिण में तो इतनी रास आई है मैं कि विनोद वही खन्ना, मैं आपको बोल रहा हूँ देखिए, गुरदासपुर से विनोद खन्ना को रास आई है। विनोद खन्ना जमीन पे जाके मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। विनोद खन्ना की बहुत तारीफ करते थे। तो विनोद पे सुनील दत्त तो सबसे अच्छे राजनेता रहे जो आए। सुनील दत्त का भी बड़ा योगदान सुनील रहा। दत्त बहुत सुनील शानदार दत्त बहुत शानदार काम किया। सुनील दत्त ऐसा ने है, लेकिन हर बहुत कोई दोनों तरफ की लोग बिल्कुल तारीफ सुनील लेकिन दत्त बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जीत करके तो आए, लेकिन संसदीय राजनीति में उनका योगदान नगण्य के बराबर है। गोविंदा है, ऐसे कितनों को नाम गिनाऊं, भारतीय जनता पार्टी में भी होंगे जिनका आज हेमा मालिनी कंट्रीब्यूशन है, संसदीय हेमा मालिनी राजनीति है, में, धर्मेंद्र थे, सनी देओल है। संसदीय राजनीति में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, लेकिन हाँ वो चूंकि उनका एक स्टारडम रहा, इसलिए धर्मेंद्र का वो भी जीत कोई करके योगदान आ नहीं, गए। धर्मेंद्र भी रहे, कोई योगदान नहीं रहा धर्मेंद्र का। अभी इनके बारे में क्या कहना है? कंगना रनौत जो हैं, देखिए पहली बात तो ये कि ये मंडी से ही हैं, सरकाघाट घर ही इनका वहाँ है। हाँ, सरकाघाट से ये हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ है, वहीं से ये मतलब फिर बॉलीवुड में गई हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इनका मनाली में घर है, तो ये पूरा एरिया जो है इनका मतलब गृह क्षेत्र है, वहाँ से पड़ी बड़ी हैं। तो हाँ, इनकी शिक्षा ज़रूर कहीं और हुई है, दिल्ली में शिक्षा हुई है, लेकिन जो है ज़्यादातर समय इनका वहाँ बीता है। और दूसरा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। प्रतिभा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी लास्ट रही है। 2021 में उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीता था। रामस्वरूप शर्मा जो थे बीजेपी के, उन्होंने 2019 में चुनाव जीता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ था जिसका प्रतिभा सिंह ने जीता था। ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा से जो है रजवाड़ों की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। यहाँ पे राजा महाराजा जो हैं वो जीते हैं, चाहे वीरभद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और वैसे देखें तो मुख्यमंत्री जो पिछले थे बीजेपी के, जयराम ठाकुर, उनका इलाका रहा है। उनका इलाका है। दूसरा, जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 17 जो विधानसभाएं हैं उसमें से लगभग मेरे ख्याल, जहां तक मुझे याद है, 15 विधानसभाएं या 14 विधानसभाएं बीजेपी ने जीती है। ठीक है। तो ये इजी कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के लिए रह सकती है। और ये देखना होगा कि कंगना रनौत ग्राउंड पे कितना काम करती हैं या नहीं करती हैं, वो इनकी आगे की राजनीति को एक प्रभावित चेहरा करेगा। मुझे और याद आ गया इसमें अच्छा आप कहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को जरूर फिल्म स्टार को सपोर्ट करती है जो विपक्ष के मतलब भारतीय जनता पार्टी के से बड़ी आवाज उठा पाते हैं। चाहे नवनीत राणा है, शिवसेना से उसने पंगा लिया। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय अमरावती के नेता या महाराष्ट्र के नेता लड़ नहीं पा रहे थे, नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उद्धव ठाकरे के सामने एक चुनौती के रूप में पेश हुई। तो आज भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है अमरावती में कि आप इनका तो ग्राउंड तैयार था पूरा, इसमें कोई बिल्कुल। शक नहीं। वैसे ही आप देखेंगे तो कंगना रनावत का भी रहा कि वो भी उद्धव ठाकरे से एक नाम, एक और बड़े फिल्म स्टार जिनकी चर्चा बहुत है अभी भी, मैं तो नहीं कहूंगा कि वो चर्चा खत्म हो गई है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को बहुत लोग मानते हैं कि बीजेपी को टिकट देना चाहिए, शायद इस बार टिकट मिले या ना मिले, क्योंकि उनको भी लोगों को लगता है कि पुरानी दिल्ली से बहुत बात हुई, बहुत चर्चाएं चल रही थी कि उनको पुरानी दिल्ली से टिकट, चांदनी चौक से जो है टिकट दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कंगना रनौत नहीं देखिए, चूंकि अभी आप लोगों ने सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन दो नाम लिए। 1984 में जब राजीव गांधी को लगा कि कोई भी किला बचना नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुंबई से सुनील दत्त को, इलाहाबाद की सीट से अमिताभ बच्चन को और ग्वालियर से लड़ाया था माधवराव सिंधिया। ये वो तीन राजीव गांधी के मित्र थे, दोस्त थे, अलग अलग जगहों पर थे जो गए। और एक बात मैं कहूं, सुनील दत्त भी बड़ी गंभीरता से राजनीति में आए थे। वो चुनाव जीत कर आए और बहुत गंभीरता से उन्होंने राजनीति भी की। अमिताभ बच्चन भी बहुत गंभीरता से आए थे, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे उस वक्त, क्योंकि हम जहां जिस कॉलोनी में रहते थे अल्लाहपुर, तो वहां एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, तो उनके घर में आना था, तो वो नहीं आ पाए, तो उनके छोटे भाई अमिताभ बच्चन आए और वो शॉल इस तरह से ओढ़ते थे, वो बड़ा एकदम जलवा हुआ करता था। काम भी बहुत किया उन्होंने। लेकिन आज आप कुछ भी कहें, अमिताभ बच्चन में भी इतनी नैतिकता थी कि आरोप बोफोर्स का राजीव गांधी पर लग रहा था और उन्होंने राजनीति से खुद को पीछे खींच लिया, वरना शायद वो बहुत कुछ करना चाहते थे। तो उस वक्त नेता क्यों आते थे? बड़े नेताओं की राजनीति ध्वस्त करने के लिए। और दूसरा स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा, मुझे याद है उनकी भी एक सभा मुझे याद है अपने अल्लाहपुर के लिबर चौराहे पर, कि वो आए और उन्होंने आते ही कहां से शुरू किया, खामोश। तो मतलब अलग अलग नेताओं का एक तरीका हुआ करता था। तो स्टार कैंपेनर के तौर पर ये होते थे। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को स्टार कैंपेनर की ऐसी जरूरत नहीं है। उनको हेमा मालिनी की भी उसके लिए जरूरत नहीं, लेकिन मैसेजिंग बहुत बड़ी है
कंगना रनौत जो आपने कहा, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सामने वो खड़ी रही, जिसको बार बार लोग कहते हैं लक्ष्मीबाई की भूमिका नहीं निभाना, उस तरह से लड़ जाना और पूरे देश में वो मैसेजिंग का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर खड़ी हो जाती है। और ये एक तरह से कहें तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अभिनेता कलाकार वैसे भी बीजेपी के पक्ष में बड़ा कम बोलते हैं, बहुत कम बोलने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा चयन है। और चूंकि फिल्मों में कंगना रनौत बहुत सफल अभिनेत्री नहीं रही हैं, तो मैं मानता हूं कि इधर थोड़ा ज्यादा वो ध्यान देंगी, संसद वगैरह आएंगी, थोड़ा काम धाम करेंगी, तो ये भी एक वजह होती है कि किधर आप कितना टिकने वाले। चलिए अब जरा बिहार की बात कर लें। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 17 टिकट जो है, अपने 23 टिकट बिहार के लिए निकाल दिए हैं, और इसमें बड़े नाम जो हैं, राजीव प्रताप रूडी सारण से, नित्यानंद राय अभी गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको 23 नहीं 17। अच्छा, ये लिस्ट में फिर गड़बड़, 23-17। रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, आर.के. सिंह को आरा से। तो इन नामों में तो कहीं कोई सस्पेंस नहीं था, बड़े नाम है, इनको शायद मिलना ही था। बाकी आप लोगों को लगाओ इसमें कहीं कोई ऐसी बहुत चर्चित सीट जो छूट गई, किसी का नाम छूट गया, किसी और को टिकट मिल गया? बिहार से आप बोलिए प्रोफेसर साहब। नहीं, बिहार से जो है एक अश्विनी चौबे का टिकट कटा है, बक्सर वाला सीट कटा है, और एक वहाँ से मिथिलेश तिवारी जी का दिया गया है। वो बहुत सफल आयोजन यहाँ दिल्ली में, मतलब मुजफ्फरपुर भी कटा है, अजय निषाद का। हाँ, अजय 3 सीटें कटी हैं, 3 सीटें बदला गया है बिहार से, मुजफ्फरपुर और सासाराम, और 3 लोगों में बदला टिकट। कई ऐसी सीटें थी अश्विनी चौबे का टिकट। अश्विनी चौबे के बारे में शुरू से था, ये आम राय लगभग बन रही थी कि अश्विनी चौबे का टिकट जो है वहाँ से काटा जाएगा। तो उनके बदले जो है वो जो मिथिलेश तिवारी है, यहाँ पर आम का आयोजन करते थे, काफ़ी एक मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ करते थे। एक रोचक जानकारी बताऊं, जैसे आप आम आयोजन बता रहे हैं, ऐसे ही जो कानपुर वाले रमेश अवस्थी हैं ना, वो भी बड़ा आम का आयोजन करते थे, आम की पार्टी करते थे, आम उनके की में पार्टी तो आम करते भी थे। टिकट दिला रहा है, ऐसा नहीं अरे तो बीजेपी ने तो अपना कोटा पूरा कर लिया ना, 17 टिकट निकाल दिए। 17 टिकट कोटा पूरा हो गया बीजेपी का बिहार। लेकिन तो कैसे लग रहा है आपको बीजेपी के टिकट, कैसे लग रहा है सुनन जी? नहीं, टिकट ठीक ठाक है, और जो बदलाव होना था, अब जैसे अश्विनी चौबे का लगभग वो तय ही दिख रहा था। अब ये एक इसको आप कहें कि सरप्राइजिंग है कि सारे टिकट बचा लिए। जैसे बीच बीच में चर्चा चल रही थी ना कि हो सकता है कुछ सीटों पर जो पुराने नाम हैं, जो लोग हैं, उनको बदलाएं, लेकिन वो बदलाव हुआ नहीं है। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां वो प्रत्याशी शायद उनसे बेहतर खोजना थोड़ा मुश्किल था, जिसको कहा जा रहा था कि सीनियर जो लीडर्स हैं उनकी भूमिका बदलेगी, वो भी नहीं बदला। न पटना बदला, न पाटलिपुत्र कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी की सीट बदली। तो ज्यादातर सीटों को उन्होंने सिर्फ अपनी जगह रखा है, और जातीय समीकरण का भी ध्यान इसमें दिया गया है। हालांकि थोड़ा सा कहा जा रहा है कि शायद और रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से कुछ और ओबीसी प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, इनका जो दोनों का समीकरण है, वो दोनों के समीकरण प्रत्याशियों को तय करके दिए गए हैं कि इसकी सीट में ये होगा, और यहां पे इनको पिछली बार 17 में 17 थी भाजपा। ये हमको याद दिलाना चाहिए दर्शकों को। भाजपा ने जितने सीटें लड़ी थी, सारी की सारी बिहार के अंदर जीती थी। संजय जायसवाल जीतते दिख रहे हैं, राधा मोहन सिंह जीतते दिख रहे हैं, प्रदीप सिंह जीतते दिख रहे हैं, राजभूषण निषाद जीतते दिख रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी जीतते दिख रहे हैं, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल की सीट फंसी हुई है क्योंकि पाटलिपुत्र है, लेकिन वो भी अच्छी स्थिति है। आर.के. सिंह की चर्चा थी कि सीट बदल सकता है, लेकिन उनको फिर से टिकट दिया गया है। तो मोटा मोटा कहें कि तो प्रत्याशी जो है, अब नवादा से विवेक ठाकुर के लिए चुनौती होगी कि वो किस तरह से लड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि बिहार में अभी वो जो समीर जी, मुझे लगता है बिहार में पहली बार हुआ है कि एक भी महिला को टिकट नहीं दिया इन्होंने। आप देखेंगे 17 टिकट है, किसी महिला को नहीं दिया। और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में अंडरस्टैंडिंग रही, बीजेपी ने 65% सवर्णों को टिकट दिया है। हाँ बिल्कुल। और आप जेडीयू का देखोगे तो उन्होंने 70% पिछड़े और अति पिछड़े को टिकट दिया है, बैलेंस कर दिया। ये दोनों ने बैलेंस करके चले टिकटों के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह भी देखा है कि भाई बहुत ज्यादा रिस्क मत लो। जैसे सारण से राजीव प्रताप रूडी का चल रहा था, टिकट काटेंगे, लेकिन राजपूत है, और वहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी का लड़ने का चल रहा है, तो उन्होंने उसको वहां से टिकट दिया। इनमें से कुछ जो अभी सांसद ही हैं केवल, उनको आपको लगता है जीत गए तो उसके अलावा कुछ मिलेगा, कोई एलिवेशन मिलेगा? 3 ऐसे सांसद है, जैसे राधा मोहन सिंह हुए, रविशंकर प्रसाद हुए, और रामकृपाल यादव हुए, अश्विनी चौबे हुए, मंत्री थे, बाद में मंत्री से चारों ड्रॉप हो गए।
अब अगर ये जीत भी जाते हैं, अश्विनी चौबे का टिकट कट गया टिकट ही है, कट राधा मोहन सिंह का किसी भी स्थिति में मंत्री बनने की संभावना नहीं, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, चूंकि वो पश्चिम चंपारण के बड़े नेता है, संगठन में काम किया, तो पार्टी ने सांसद बना देगी, वो मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है। राजू प्रताप रूडी का भी मुझे लगता है कि मंत्री बनने की संभावना बहुत थे, कम है। हट गए, हटा दिए मंत्री गए। थे, हालांकि हट गए, बेहतर तो होता है कि भाजपा यहाँ नया चेहरा रिप्लेसमेंट बिल्कुल लेके आएगी। राधा मोहन जी बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से वहीं पर काम कर रहे हैं, गिरिराज- और ये बहुत चर्चा चल रही थी, लेकिन उनको नहीं बदला गया। गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद मंत्री नहीं, रविशंकर प्रसाद जी मुझे लगता नहीं मंत्री बनेंगे। गिरिराज सिंह भी नया नेतृत्व लेके आएंगे। और देखिए, परिवारवाद की भी अगर बात करेंगे तो 5 परिवार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार में टिकट दिया है। मतलब अगर पिता को हटा दिया तो पुत्र को टिकट दिया है करके 5 परिवार के लोगों को टिकट दिया है, क्योंकि पार्टी जानती है कि इस समय बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना या 75 लोगों की दूसरी एज का ओर लेना। वो जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी और कांग्रेस का के बीच जो है बात नहीं बन पा रही है। ये लगातार खबरें आ रही हैं। लालू यादव दिल्ली भी आकर के चले गए हैं। अब इधर से कई बार जब बात फंस जाती है तो बताया जाता है राहुल गांधी को इंटरवीन करना पड़ता है। पता नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज तो तेजस्वी का दिल्ली आना शायद निश्चित हुआ है। और जो कांग्रेस पार्टी को जो है जितनी सीटें वो मांग रहे हैं वो आरजेडी देने के लिए तैयार 9 मांग रही हैं वो। 15 से शुरुआत की थी, 9 पर आ गई और पहले 6 16 आरजेडी कह रही है हम 6 सीट देंगे। 6 दे दिए सीट सर उनको, 6 दिन नहीं, जो 8 दिए किशनगंज, अब तो पटना 8 साहिब, पर। सासाराम, समस्तीपुर और गोपालगंज, 6 ये दे दे दिए। दिए। ये 5 सीटें दे दिए। 5 दिए। और पूर्णिमा पे लेके अभी चल रहा है पूर्णिया। पप्पू यादव को लेके, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि वो बेगूसराय से लड़ ले। तो वो और सीट चाह रही है, मतलब कांग्रेस और सीट चाह रही है। 5 सीट दे चुके हैं इनको। पूर्णिया से। लेकिन पप्पू यादव का जो है वो बहुत खुलेआम ये घोषणा कर दिया है उन्होंने। कल भी टेलीविजन पर आकर के उन्होंने कहा कि हम पूर्णिया इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया किसी भी हालत में सांस नहीं छूट जाए, छोड़ेंगे। पूर्णिया नहीं छूटेंगे। नहीं, जान निकल जाए, लेकिन हम पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले हैं। तो पूर्णिया पे मुझे लगता है कि वहीं पर वो एक कांटा बना हुआ है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में। और जो बेगूसराय वाली सीट है, बेगूसराय वाली सीट तो है जो गिरिराज जी को मिल गया, जी। क्योंकि वो 2 दावेदार, बहुत बड़े दावेदार थे। वो लेफ्ट को चली गई है वहाँ से, और भारतीय किसान यूनियन को। 2 दावेदारों को शायद पहले तो कांग्रेस, जो बिहार की जनता पार्टी, भारतीय जनता मतलब पार्टी तो दे ही नहीं रही थी। भाजपा ने अपना पर्चा निकाल दिया, पेपर आउट कर दिया, उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल दी है। अब पिछली बार के 39 वाला रिकॉर्ड कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, अब ये तो हमको 4 जून को पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इस बार। बीजेपी के लिए संदेश खाली सबसे बड़ा मुद्दा है। संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं का शोषण, वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर उसका समर्थन किया महिलाओं का, और इस मुद्दे को उठाया है। और बशीरहाट, जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर संदेश खाली आता है, उस सीट से रेखा पात्रा, जो संदेश खाली की खुद एक विक्टिम है और इस मुद्दे को उठाने वाली पहली महिला है, और इनकी शिकायत पर वहां पर कार्रवाई हुई है शाहजहां शेख और उसके साथ जितने भी गुर्गे और गुंडे थे उन सब के ऊपर। तो ये वो महिला है, आप कह सकते हैं महिला क्रूसेडर है ये। इनको टिकट दिया है। और नरेंद्र मोदी जब बंगाल गए थे एक रैली में, आपको याद होगा, और उस रैली में उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को बुलाया था, मंच पर बुलाया था, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, उसमें एक रेखा पात्रा थी, और इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और बीजेपी ऐसे पहले भी जो है टिकट बांट चुकी है, जहां जिसमें कोई आप कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ही जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है, आम व्यक्ति, बिल्कुल ऐसी रेखा पात्रा है जिनको टिकट दिया। देखिए, एक तो ये संदेश के तौर पर मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता था। संदेश खाली अपने आप में एक तरह से कहें कि इस पश्चिम बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा मैसेज है, और उसको इतना स्ट्रांगली अगर कोई सामने रख पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया। और इसकी चर्चा तब शुरू हुई थी जब नरेंद्र मोदी वहां रैली के लिए गए थे और इन महिलाओं को वहां मिलाया गया था, तभी ये कहा जा रहा था, ये चर्चा थी वहां कि शायद इनमें से किसी को लड़ाया जाएगा। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सेंटिमेंट उसका बड़ा मजबूत है, लेकिन कैंडिडेट उसके लिए बड़ी चुनौती है। और आप अगर पूरी लिस्ट देखें तो आपको दिखता है कि जो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय वो लड़ते हुए आपको दिख रहे हैं, आपको अर्जुन सिंह वो लड़ते हुए दिख रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस से। एक कमेंट में और चाहूंगा इस पर आप लोगों की राय भी। ये जो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को टिकट मिला है तमलुक से, मतलब ये एक इस पर भी बात होनी चाहिए कि आप अभी सिटिंग जज थे, लॉर्डशिप मिलॉर्ड, और आप आ गए तो चुनाव तुरंत पार्टी के अंदर, और आपको पार्टी से टिकट मिल भी गया, हो सकता है आप जीत भी जाएंगे, लेकिन ये कोई बहुत स्वस्थ राजनीति नहीं है। और मतलब कम से कम ऐसे पदों पर रहे व्यक्तियों के लिए कोई कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए कि आप अगर अपना पद छोड़ रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद कुछ वक्त तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा हुआ भी है। देखिए, इसको लेकर जुडिशरी में बहुत बड़ी बहस है इस वक्त छड़ी हुई कि क्या जो जस्टिसेस हैं उन्हें क्या तुरंत जो अपना जब वो पद छोड़ते हैं तो क्या सरकारी पद लेने चाहिए,
क्या ऐसे पार्टियों को ज्वाइन सारे करना कमीशनों में चाहिए? रिटायर्ड जज बैठे हैं। क्या ज्वाइन हर करना कमीशन चाहिए, के इसको लेकर अंदर- बड़ी बहस है। दूसरी बात ये भी है कि और, ऐसा नहीं है कि ये तो जो- रहेगी, एक मिनट। जस्टिस गांगुली तो दूसरा ये है कि ये भी बात जो बहुत ज्यादा हुई है कि पार्लियामेंट में एक बकायदा एक कमेटी बनी थी जिसने जस्टिसेस पे तो नहीं लेकिन अदरवाइज जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लेकर भी बात की थी, या जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको लेकर भी बात अब की थी। देखिए, क्या वो उनको पूरा इस तरह कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए राजनीति में? तो कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर बात हुई थी, बिल्कुल होना जिसको चाहिए। तब कांग्रेस ने ही नकार दिया था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। तो इसलिए मुझे कांग्रेस लगता ही है तैयार नहीं हुई इसके लिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब इस देश में जरूर बहस होनी चाहिए क्या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और जजेस जो होते हैं क्या उनको कूलिंग ऑफ नहीं, पीरियड नहीं, होना मैं चाहिए या इस नहीं। पर-